नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत के किसी भी राज्य में सबसे पावरफुल कुर्सी कौन सी होती है? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री की। समझेंगे उनकी भूमिका और उनकी शक्तियों को बहुत करीब से। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो हमेशा से एक बड़ी बहस का मुद्दा रहा है। राज्य का असली बॉस कौन है? मतलब कागजों पर कौन है और असल में सरकार चलाता कौन है? और देखिए, इसका जवाब बिल्कुल सीधा है। एक तरफ है राज्यपाल, जो राज्य के संवैधानिक हेड हैं, मतलब नाम के प्रमुख, और दूसरी तरफ है मुख्यमंत्री, जिनके हाथ में असली पावर होती है। वही है असली कार्यकारी प्रमुख, सरकार के मुखिया। तो ये जो वास्तविक और संवैधानिक प्रमुख का चक्कर है ना, चलिए इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री की ये जो पावर है, ये कोई हवाई बात नहीं है। ये सीधे हमारे संविधान से आती है। ये जो आर्टिकल्स है ना, 163, 164, यही मुख्यमंत्री के पद की नींव है। इनमें बताया गया है कि उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनके काम क्या होंगे और हाँ, गवर्नर के साथ उनका रिश्ता कैसा होगा, सब कुछ साफ साफ लिखा है। अगर आपको ये पूरा सिस्टम समझना है ना, तो इसका सबसे सिंपल फॉर्मूला है, जो काम और जो हैसियत देश में प्रधानमंत्री की है, ठीक वही हैसियत राज्य में मुख्यमंत्री की होती है। बस इतनी सी बात है। हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम का ये एक बेसिक रूल है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि मुख्यमंत्री कितने पावरफुल होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कोई इस कुर्सी तक पहुंचता कैसे है? क्या प्रोसेस है इसका? सबसे सीधा और सिंपल सिनेरियो तो ये है कि चुनाव हुए, किसी एक पार्टी को विधानसभा में क्लियर मेजॉरिटी यानी आधे से ज्यादा सीटें मिल गई, तो गवर्नर साहब उस पार्टी के नेता को बुलाएंगे और कहेंगे, आइए सरकार बनाइए, और बस उन्हें मुख्यमंत्री अपॉइंट कर दिया जाता है। लेकिन हम सब जानते हैं, पॉलिटिक्स इतनी सीधी कहाँ होती है। कई बार नतीजा ऐसा आता है कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, पिक्चर एकदम खिचड़ी बन जाती है। यहीं पर गवर्नर का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। वो अपने विवेक, अपनी समझ से सबसे बड़ी पार्टी या फिर जो गठबंधन बन रहा है, उसके नेता को सरकार बनाने का न्योता देते हैं, लेकिन एक शर्त पर कि 1 महीने के अंदर आपको सदन में अपनी मेजॉरिटी साबित करनी होगी। अब आते हैं एक बहुत ही मजेदार नंबर पर, 6 महीने। इंडियन पॉलिटिक्स में इस 6 महीने का बहुत बड़ा खेल है और इसके पीछे एक जबरदस्त संवैधानिक नियम है। तो ये नियम क्या कहता है? ये कहता है कि कोई ऐसा इंसान भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है जो न तो एमएलए है और न ही एमएलसी है। ना कमाल की बात। लेकिन हाँ, ये एक टेम्पररी जुगाड़ है। संविधान कहता है कि ठीक है, आप सीएम बन जाइए, लेकिन आपको 6 महीने का टाइम देते हैं। इस 6 महीने के अंदर आपको विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना ही होगा, और अगर नहीं बन पाए तो कुर्सी गई। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है झारखंड के सबसे पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। जब वो सीएम बने तो विधायक नहीं थे, लेकिन उन्होंने 6 महीने के अंदर अंदर रामगढ़ से बाई इलेक्शन लड़ा, जीते और अपनी सीएम की कुर्सी पक्की कर ली। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। झारखंड में ही 2008 में शिबू सोरेन को भी इसी नियम के तहत सीएम बनाया गया, पर वो तमाड़ सीट से उपचुनाव हार गए और नतीजा क्या हुआ? उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो ये 6 महीने वाला रूल सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये बहुत पावरफुल है। तो ठीक है, सीएम बनते कैसे हैं ये तो हमने समझ लिया। अब आते हैं असली मुद्दे पर, उनके काम और उनकी शक्तियों पर। वो कौन सी पावर्स हैं जो उन्हें राज्य का रियल बॉस बनाती हैं? देखिए, सरकार एक टीम की तरह है, जिसे हम मंत्रिपरिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, और इस टीम के कैप्टन होते हैं मुख्यमंत्री। मंत्री कौन बनेगा ये सीएम तय करते हैं। किसको कौन सा मंत्रालय, मतलब होम, फिनेंस, एजुकेशन, ये सब सीएम ही बांटते हैं। वो चाहे तो किसी भी मंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर कैप्टन यानी सीएम ने इस्तीफा दे दिया तो पूरी टीम, मतलब पूरी सरकार ही भंग हो जाती है। मुख्यमंत्री एक और बहुत जरूरी काम करते हैं। वो गवर्नर और अपनी कैबिनेट के बीच एक पुल का काम करते हैं। मतलब कैबिनेट में क्या फैसले हुए ये गवर्नर को बताना, और गवर्नर का कोई मैसेज कैबिनेट तक पहुंचाना, ये सब मुख्यमंत्री की ही जिम्मेदारी है। हमारे संविधान का आर्टिकल 167 इस रिश्ते को और साफ करता है। इसमें सीएम की गवर्नर के प्रति 3 मेन ड्यूटीज बताई गई हैं। पहली, कैबिनेट के सारे फैसलों के बारे में गवर्नर को इन्फॉर्म करना। दूसरी, अगर गवर्नर कोई जानकारी मांगे तो उन्हें देना।
और तीसरी, अगर किसी एक मंत्री ने कोई फैसला ले लिया है लेकिन उस पर पूरी कैबिनेट ने चर्चा नहीं की, तो गवर्नर के कहने पर उस मुद्दे को पूरी कैबिनेट के सामने रखना। अब बात करते हैं विधानसभा की। सदन के अंदर भी सीएम की ही चलती है। असेंबली का सेशन कब बुलाना है, कब खत्म करना है, इसकी सलाह सीएम ही गवर्नर को देते हैं। और सबसे बड़ी पावर, सीएम कभी भी गवर्नर को विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। मतलब सरकार गिराकर नए चुनाव करवाने की सलाह भी वही दे सकते हैं। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री की भूमिकाएं और भी हैं। वो स्टेट प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन होते हैं। दिल्ली में जब इंटरस्टेट काउंसिल या नीति आयोग की मीटिंग होती है तो वहां अपने राज्य की आवाज बनकर जाते हैं। और राज्य के जितने भी सरकारी अफसर हैं, मतलब पूरी ब्यूरोक्रेसी, उसके पॉलिटिकल हेड भी मुख्यमंत्री ही होते हैं। चलिए अब जरा इस पद से जुड़ी कुछ फॉर्मेलिटीज पर भी नजर डालेते हैं, जैसे शपथ और कार्यकाल। जब कोई मुख्यमंत्री बनता है तो एक शपथ ग्रहण समारोह होता है। गवर्नर उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं और इस शपथ के साथ ही वो ऑफिशियली राज्य के मुख्यमंत्री बन जाते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। यहाँ एक बात गांठ बांधने वाली है। बहुत लोग सोचते हैं कि सीएम का कार्यकाल 5 साल का होता है, पर ऐसा नहीं है। उनका कार्यकाल फिक्स नहीं होता। वो अपनी कुर्सी पर तभी तक बैठे रह सकते हैं जब तक विधानसभा में उनके पास विधायकों का बहुमत है। जिस दिन मेजॉरिटी गई उसी दिन कुर्सी दी गई, चाहे 5 महीने हुए हों या 5 साल। तो कुल मिलाकर देखें तो ये साफ है कि किसी भी राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन में मुख्यमंत्री का रोल सेंट्रल है। वो ही सबसे अहम और शक्तिशाली धुरी है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। मुख्यमंत्री की ये शक्तियां अनलिमिटेड नहीं हैं। कुछ खास सिचुएशंस में गवर्नर अपनी विवेकाधीन शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस है। जैसे हमने देखा था कि जब किसी को बहुमत नहीं मिलता तो गवर्नर का विवेक ही काम आता है। झारखंड की राजनीति को समझना है ना, तो वो एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है, हमेशा उतार चढ़ाव। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सफर से बेहतर कोई जरिया नहीं। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं। अगर झारखंड की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को बस एक नंबर में समेटना हो तो वो नंबर है 7। जी हां, 7। सोचिए जरा, साल 2000 में जब से राज्य बना है तब से लेकर अब तक 7 अलग-अलग लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल चुके हैं। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। यहाँ सत्ता का जो खेल है ना, वो ज्यादातर 2 बड़े खिलाड़ियों के बीच ही रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा। अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन जैसे बड़े नेता, देखिए 3-3 बार सीएम बने। इससे पता चलता है कि समीकरण कैसे बदलते रहते हैं। और हाँ, इस लिस्ट में एक निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा का भी नाम आता है। तो इसी उथल-पुथल वाले माहौल से हमारी कहानी शुरू होती है। तो आज हम बाबूलाल मरांडी के इस पूरे सफर को 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे झारखंड की शुरुआती राजनीति की, फिर जानेंगे कि वो पहले सीएम कैसे बने और एक स्कूल टीचर से पार्लियामेंट तक का उनका सफर कैसा था। हम उनके सीएम के तौर पे काम, फिर उनकी अपनी नई पार्टी और वापसी, और आज वो राजनीति में कहां खड़े हैं, इन सब पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं साल 2000 से, जब झारखंड एक नया राज्य बना। देखते हैं कि उस वक्त माहौल कैसा था और पहली सरकार बनी कैसे। 15 नवंबर 2000, ये वो तारीख है जिसे झारखंड कभी नहीं भूल सकता। एक नए राज्य का जन्म हुआ, नई उम्मीदें, नए सपने, और इस नई शुरुआत की कमान मिली भारतीय जनता पार्टी को। इस ऐतिहासिक सरकार का चेहरा कौन बना? राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। तो सवाल ये उठता है कि ये बाबूलाल मरांडी थे कौन? एक बिल्कुल नए राज्य की इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाला ये शख्स आखिर आया कहां से था? बाबूलाल मरांडी का जन्म हुआ था 11 जनवरी 1958 को। जगह थी गिरिडीह जिले का कोदाईबांग गांव, और वो एक संथाल परिवार से आते थे, जो कि आदिवासी बहुल राज्य में एक बहुत बड़ी पहचान थी। और राजनीति में आने से पहले पता है वो क्या करते थे? वो एक स्कूल में टीचर थे। सोचिए, एक स्कूल टीचर। ये एक बहुत ही साधारण सी शुरुआत थी, लेकिन इसी ने आगे चलकर एक असाधारण राजनीतिक करियर की नींव रखी। तो फिर सवाल वही है, एक स्कूल टीचर संसद तक कैसे पहुंच गया? चलिए उनके इस तेज राजनीतिक सफर पर एक नजर डालते हैं। उनका पॉलिटिकल करियर बहुत तेजी से आगे बढ़ा। आप अंदाजा लगाइए, 1991 में वो बीजेपी में शामिल हुए और सिर्फ 7 साल बाद 1998 में वो दुमका से लोकसभा चुनाव जीत गए।
इतना ही नहीं, अगले ही साल 1999 में वो फिर से जीते और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बन गए। मतलब एक दशक से भी कम समय में कहां से कहां पहुंच गए। ये एक जबरदस्त छलांग थी। लेकिन देखिए, ये जीत इतनी आसान नहीं थी। उनके सामने कोई छोटा मोटा नेता नहीं, बल्कि झारखंड के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक शिबू सोरेन थे। 1991 और 1996 के चुनावों में मरांडी को सोरेन से हार मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फिर आया 1998 जब उन्होंने शिबू सोरेन को हराया, और 1999 में उनकी पत्नी रूपी सोरेन को। यही वो राजनीतिक लड़ाई थी जिसने बाबूलाल मरांडी को नेशनल लेवल पर एक पहचान दी। शिबू सोरेन जैसे दिग्गज को हराने के बाद जाहिर है उनका कद पार्टी में बहुत बढ़ गया था, और इसी राजनीतिक ताकत के साथ वो बने नए नवेले राज्य झारखंड के पहले मुख्यमंत्री। तो देखते हैं उनका ये कार्यकाल कैसा रहा। देखिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही मरांडी के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई। वो थी रामगढ़ की बाई इलेक्शन। नियम यह होता है कि अगर कोई सीएम या मंत्री बनते समय सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर चुनाव जीतना होता है। तो ये चुनाव उनके राजनीतिक भविष्य के लिए एक तरह से अग्नि परीक्षा बन गया था। और इस अग्नि परीक्षा में वो पास हुए, वो भी जबरदस्त तरीके से। बाबूलाल मरांडी ने रामगढ़ का उपचुनाव लगभग 20,000 वोटों के भारी अंतर से जीता। इस जीत ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनकी पकड़ को और भी मजबूत कर दिया। उन्होंने करीब 2.5 साल तक मुख्यमंत्री के तौर पे काम किया, 15 नवंबर 2000 से लेके 17 मार्च 2003 तक। लेकिन फिर पार्टी के अंदर ही सत्ता का संघर्ष शुरू हो गया और इसी अंदरूनी कलह के चलते उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। ये उनके करियर का एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़ था। इस्तीफे के बाद मरांडी का राजनीतिक सफर एक बिल्कुल नए रास्ते पर निकल पड़ा। ये कहानी है एक नई पार्टी बनाने की और फिर सालों बाद घर वापसी की। बीजेपी से अलग होने के बाद उन्होंने अपना एक अलग रास्ता चुना। 2006 में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई, झारखंड विकास मोर्चा या जेवीएम, और अपनी पार्टी के दम पर उन्होंने अपनी ताकत भी दिखाई। 2009 में कोडरमा से सांसद बने, 2019 में धनवार से विधायक बने। इससे ये तो साफ था कि उनका अपना एक जनाधार है। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। और ठीक 14 साल बाद 2020 में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय वापस बीजेपी में ही कर दिया। और इस घर वापसी के साथ ही बाबूलाल मरांडी एक बार फिर से झारखंड की राजनीति के सेंटर में आ गए हैं, बिल्कुल वहीं जहां से उन्होंने अपना सफर शुरू किया था। आज की तारीख में उनकी भूमिका शायद पहले से भी ज्यादा मजबूत है। 2023 में पार्टी ने उन्हें झारखंड बीजेपी का अध्यक्ष बनाया। वो धनवार से विधायक तो हैं ही, और अब विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। मतलब संगठन और सदन दोनों की कमान अब उन्हीं के हाथ में है। तो कुल मिलाके ये कहानी है एक ऐसे राजनीतिक सफर की जो सत्ता के शिखर से शुरू हुआ, फिर एक लंबे संघर्ष के दौर से गुजरा और आखिरकार घूम फिरकर सत्ता के केंद्र में ही वापस लौट आया। देखिए, बाबूलाल मरांडी की कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है। ये एक तरह से झारखंड की राजनीति का आईना है। ये दिखाती है यहाँ की जबरदस्त राइवलरीज, पार्टियों का टूटना और फिर जुड़ना, और नेताओं की ये ड्रामेटिक वापसी। आज बात करते हैं झारखंड की राजनीति के दो ऐसे दिग्गजों की जिन्होंने न सिर्फ राज्य की राजनीति को शक्ल दिया, बल्कि जिनकी कहानी एक तरह से पूरे झारखंड की कहानी बन गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन की। इन दोनों नेताओं के सफर का फर्क समझने के लिए उनके ये 2 रिकॉर्ड ही काफी हैं। एक तरफ अर्जुन मुंडा, जिन्होंने देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रच दिया, और वहीं दूसरी तरफ शिबू सोरेन, जिनके नाम मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे छोटे कार्यकालों में से एक का रिकॉर्ड है। ये अपने आप में ही बहुत कुछ बताता है ना? देखिए, झारखंड की राजनीति की इमारत कहना गलत नहीं होगा कि काफी हद तक इन्हीं 2 स्तंभों पर टिकी रही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही 3-3 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद उनके रास्ते और उनकी विरासत एक दूसरे से बिल्कुल जुदा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों का सफर शुरू कैसे हुआ, राजनीति में इनका आना कैसे हुआ, क्योंकि यहीं से हमें इनके बीच का बुनियादी फर्क समझ में आता है। एक ने जमीनी आंदोलनों से अपनी पहचान बनाई, तो दूसरे ने एक स्थापित पार्टी की सीढ़ियों पर चढ़कर अपना मुकाम हासिल किया। शिबू सोरेन की कहानी शुरू होती है जमीन से, लोगों के बीच से, उनकी सक्रियता से, और शायद इसीलिए लोगों ने उन्हें दिशोम गुरु या गुरुजी का दर्जा दिया। मतलब अपने लोगों के लिए एक महान नेता, एक शिक्षक। उनका शुरुआती करियर पूरी तरह से आंदोलनों के इर्द गिर्द बुना हुआ था,
1970 में सोनोत संथाल समाज बनाने से लेकर 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम की नींव रखने तक उन्होंने आदिवासी अधिकारों की लड़ाई को एक नई दिशा दी। चिरुडी और जंगल काटो जैसे अभियानों ने उन्हें एक जन नेता के तौर पर स्थापित कर दिया। और अब बात करते हैं अर्जुन मुंडा की। उनका रास्ता कह सकते हैं कि शिबू सोरेन से बिल्कुल अलग था, ज्यादा व्यवस्थित, ज्यादा पार्टी पॉलिटिक्स वाला। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने भी अपना सफर जेएमएम से ही शुरू किया था, लेकिन वो जल्द ही बीजेपी में आ गए और फिर पार्टी के सिस्टम में रहते हुए आगे बढ़े और साल 2000 में वो झारखंड के पहले समाज कल्याण मंत्री भी बने। तो रास्ते भले ही अलग थे, लेकिन मंजिल एक ही थी, मुख्यमंत्री की कुर्सी। और इसी कुर्सी पर पहुंचकर इन दोनों नेताओं की कहानी में स्थिरता और अस्थिरता का एक अजीब सा खेल देखने को मिलता है। चलिए उसी को समझते हैं। अब यहाँ जो बात सामने आती है वो काफी हैरान करने वाली है। दोनों नेता 3-3 बार मुख्यमंत्री बने, ये तो ठीक है, लेकिन जब हम उनके कार्यकाल के कुल अवधि को जोड़ते हैं तो जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। ये आंकड़े देखिए, ये इस अंतर को बिल्कुल साफ कर देते हैं। अर्जुन मुंडा कुल मिलाकर 5 साल और 8 महीने तक मुख्यमंत्री रहे, जबकि शिबू सोरेन का कुल कार्यकाल महज 10 महीने और 5 दिन का रहा, 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बावजूद। सोचिए, 18 मार्च 2003, वो दिन जब अर्जुन मुंडा ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तब उनकी उम्र थी सिर्फ 35 साल और इसी के साथ वो भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बन गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नेशनल रिकॉर्ड था। और फिर कहानी का दूसरा पहलू, शिबू सोरेन। उनका पहला कार्यकाल भारतीय राजनीति के सबसे छोटे कार्यकालों में से एक माना जाता है। 2 मार्च से 11 मार्च 2005, यानी सिर्फ 10 दिनों के लिए वो मुख्यमंत्री रह पाए। लेकिन इन दोनों नेताओं की कहानी सिर्फ झारखंड तक ही सिमटकर नहीं रह गई। दोनों ने राज्य से निकलकर दिल्ली की राजनीति में, यानी राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी एक अहम जगह बनाई। दोनों ने केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद संभाला। अर्जुन मुंडा बने नरेंद्र मोदी सरकार में जनजातीय मामलों के मंत्री, तो शिबू सोरेन ने मनमोहन सिंह सरकार में कोयला मंत्री का पदभार संभाला। और देखिए, दोनों ही मंत्रालय झारखंड जैसे राज्य के लिए कितने अहम हैं। शिबू सोरेन का संसदीय अनुभव तो जबरदस्त था। दुमका लोकसभा सीट से 8 बार सांसद चुना जाना कोई मामूली बात नहीं है। हाँ, वो 3 बार राज्यसभा के लिए भी चुने गए, लेकिन अपना कोई भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। अर्जुन मुंडा भी इस मामले में पीछे नहीं थे। उनका संसदीय करियर भी काफी प्रभावशाली रहा है। उन्होंने राज्य के विधानसभा में खरसावां से लेकर देश की संसद में जमशेदपुर और खूंटी जैसी महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों का प्रतिनिधित्व किया। तो अब सवाल ये उठता है कि राजनीति के मैदान से इतर इन दोनों नेताओं ने क्या विरासत छोड़ी है और आज के समय में उनकी क्या स्थिति है। चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। अर्जुन मुंडा की एक पहचान राजनीति से बिल्कुल अलग है और वो है खेल, खास तौर पर तीरंदाजी। उन्होंने तीरंदाजी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और आज वो भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष भी हैं। हाल के सालों में दोनों ही नेताओं के करियर में कुछ महत्वपूर्ण मोड़ आए हैं। मिसाल के तौर पर 2024 के लोकसभा चुनावों में अर्जुन मुंडा को खूंटी सीट से हार का सामना करना पड़ा, जो यकीनन उनके राजनीतिक सफर में एक नया अध्याय है। तो आखिर में कहानी हमें कहाँ लाकर छोड़ती है? मुंडा और सोरेन का सफर एक तरह से खुद झारखंड का सफर है, संभावनाओं से भरा लेकिन साथ ही राजनीतिक अस्थिरता से घिरा हुआ। आज हम 2 ऐसे ही मुख्यमंत्रियों की कहानी जानेंगे जिन्होंने इन दोनों रास्तों पर चलकर इतिहास बनाया। तो सवाल ये है कि झारखंड के इतिहास में वो 2 मुख्यमंत्री कौन हैं जिन्होंने 2 बिल्कुल अलग-अलग एकदम जबरदस्त रिकॉर्ड बनाए। सोचिए, एक ने तो बिना किसी पार्टी के सीएम की कुर्सी हासिल कर ली और दूसरे ने पार्टी के साथ रहकर वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर पाया था। इसका जवाब हमें राज्य की पॉलिटिक्स के 2 अलग-अलग चेहरों से मिलाता है। और ये चेहरे हैं मधु कोड़ा, जिन्हें आप एक पॉलिटिकल बागी कह सकते हैं, और रघुवर दास, जो पार्टी के एक पक्के सिपाही रहे। कोड़ा ने तो निर्दलीय होते हुए मुख्यमंत्री बनकर हर किसी को हैरान कर दिया। वहीं रघुवर दास ने पार्टी के प्रति अपनी वफादारी से वो कर दिखाया जो झारखंड में एक सपना माना जाता था, मुख्यमंत्री के तौर पर पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करना। तो चलिए पहले बात करते हैं मधु कोड़ा की,
सच कहूं तो उनकी कहानी किसी पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक अकेला विधायक भी पूरे सिस्टम को चुनौती देकर टॉप पर पहुंच सकता है। कोड़ा का पॉलिटिकल करियर देखिए, आपको समझ आएगा कि वो मौके को पहचानना जानते थे। शुरुआत हुई स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आंसू के साथ, फिर वो आरएसएस की विचारधारा से जुड़े और उसके बाद बीजेपी के टिकट पर विधायक भी बने। हर कदम एक सीढ़ी की तरह था और ये सफर 2006 के उस ऐतिहासिक मोड़ पर जाकर रुका जब उन्होंने सबको पीछे छोड़कर एक निर्दलीय मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। 23 महीने, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आज तक पूरे भारत में किसी भी राज्य में कोई भी निर्दलीय मुख्यमंत्री इतने लंबे समय तक कुर्सी पर नहीं रहा। ये बात साफ दिखाती है कि कोड़ा सिर्फ एक बागी नहीं थे, उन्हें पता था कि गठबंधन कैसे बनाया जाता है और सत्ता के समीकरणों को कैसे साधा जाता है। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? मुख्यमंत्री बनने से पहले कोड़ा कोई बाहरी खिलाड़ी नहीं थे। उन्होंने बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा दोनों की सरकारों में काम किया था। माइंस एंड जियोलॉजी जैसा पावरफुल मंत्रालय भी संभाला था। मतलब उन्हें सिस्टम की नस नस पता थी और उन्होंने इसी का फायदा उठाया। तो ये थी मधु कोड़ा की तेज और चौंकाने वाली कहानी। अब चलते हैं एक बिल्कुल अलग रास्ते पर, रघुवर दास की कहानी की तरफ। उनकी कहानी है धीरज की, लगन की और पार्टी की सीढ़ी एक एक करके चढ़ने की। राजनीति में आने से बहुत पहले रघुवर दास टाटा स्टील में एक मजदूर के तौर पर काम करते थे। जमीन से उठकर राज्य के सबसे बड़े पद तक पहुंचने की उनकी कहानी सच में एक क्लासिक स्टोरी है। कोड़ा की तरह उन्होंने कोई पॉलिटिकल छलांग नहीं लगाई। उनका सफर एकदम सीधा और सिस्टमैटिक था। जब 1980 में बीजेपी बनी, वो उसके पहले सदस्यों में से एक थे। 1995 में विधायक बने और फिर दशकों तक धैर्य के साथ काम करते हुए 2014 में मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे। ये एक मैराथन थी, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। और सीएम बनने से पहले उनका रेज्यूमे देखिए। सरकार में शायद ही कोई ऐसा जरूरी काम था जो उन्होंने न किया हो। लेबर और कंस्ट्रक्शन से लेकर फाइनेंस जैसे बड़े बड़े मंत्रालय तक उन्होंने सब संभाला। अरे वो तो डिप्टी सीएम भी रहे। पार्टी के लिए वो एक सेफ और भरोसेमंद चेहरा थे जिन्हें सरकार चलाने का जबरदस्त अनुभव था। उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन दो आंकड़ों में साफ दिखती है। सोचिए, जमशेदपुर ईस्ट से लगातार 5 बार विधायक चुना जाना, ये बताता है कि उनकी जमीनी पकड़ कितनी मजबूत थी। और इसी स्थिरता ने उन्हें वो कर दिखाया जो झारखंड में नामुमकिन सा लगता था, मुख्यमंत्री के तौर पर पूरे 5 साल का कार्यकाल। तो हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं, 2 अलग अलग रास्ते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इनकी विरासत क्या है और झारखंड की राजनीति इनके सफर से क्या सीख सकती है। चलिए इन दोनों कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं। तो देखा जाए तो ये सत्ता तक पहुंचने के 2 बिल्कुल अलग अलग ब्लूप्रिंट हैं। एक तरफ कोड़ा का रास्ता है जो कहता है कि अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए गठबंधन बनाओ और मौके का फायदा उठाओ। और दूसरी तरफ है दास का रास्ता जो कहता है कि पार्टी के साथ रहो, धीरे चलो लेकिन मजबूती से चलो। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सीएम पद के बाद भी दोनों के रास्ते अलग ही रहे। मधु कोड़ा सांसद बने और फिर सबसे बड़ा ट्विस्ट, घूम फिरकर वो उसी बीजेपी में वापस आ गए जिसे छोड़कर वो सीएम बने थे। और रघुवर दास, वो पार्टी के प्रति वफादार बने रहे। पार्टी ने उन्हें पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया और फिर उड़ीसा का राज्यपाल। कह सकते हैं कि ये उनकी वफादारी का ही सिला था। तो ये कहानी है 2 नेताओं की, और मजे की बात यह है कि दोनों का सरनेम एक ही है, सोरेन। तो चलिए आज इसी दिलचस्प सत्ता के खेल को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े सवाल से। सवाल ये कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आखिर गिरफ्तार क्यों किया गया। बस यहीं से इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामे की शुरुआत हुई। तारीख याद रखिएगा, 21 जनवरी 2024। ये वो दिन था जब झारखंड की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया। उस वक्त के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए। और ये गिरफ्तारी की किसने? प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने। ये एजेंसी पैसों के बड़े बड़े घोटालों की जांच करती है। आरोप लगा एक जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का। अब देखिए, इस केस ने सिर्फ कानूनी सवाल ही नहीं उठाए बल्कि एक बड़ा पॉलिटिकल वेपन भी बन गया। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद सत्ता में एक खालीपन आ गया। अब सवाल था कि इस कुर्सी को कौन भरेगा। और तब एंट्री होती है राजनीति के एक पुराने खिलाड़ी की, जिनका एक खास और कह सकते हैं एक दमदार नाम भी है। जी हां,
ये हैं चंपई सोरेन। कोल्हान के इलाके में लोग इन्हें झारखंड टाइगर के नाम से जानते हैं। और ये नाम सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये दिखाता है कि जमीन पर उनकी पकड़ कितनी मजबूत है और उनकी पॉलिटिक्स कितनी जुझारू है। और उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, जरा इस नंबर को देखिए, 7। चंपई सोरेन 1 या 2 बार नहीं बल्कि 7 बार एमएलए चुने गए हैं। ये अपने आप में उनके लंबे और असरदार करियर का सबूत है। तो चंपई सोरेन के सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। जन्म हुआ 1956 में, अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया 1991 में, वो भी एक इंडिपेंडेंट एमएलए के तौर पर। और देखिए, सीएम की कुर्सी तक पहुंचते पहुंचते वो झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के एक बड़े नेता बन गए थे। वो सिर्फ एक एमएलए ही नहीं रहे बल्कि एक मंझे हुए एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। अगर देखें तो उन्होंने जेएमएम और बीजेपी दोनों की ही सरकारों में मंत्री पद संभाला है। मतलब साफ है, झारखंड की राजनीति के हर दांवपेच से वो अच्छी तरह वाकिफ हैं। चलिए अब कहानी के दूसरे और शायद सबसे अहम किरदार की तरफ चलते हैं, हेमंत सोरेन। उनके पॉलिटिकल सफर को समझे बिना ये पूरी कहानी ही अधूरी है। हेमंत सोरेन को पॉलिटिक्स कह सकते हैं विरासत में मिली है। वो झारखंड के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के बेटे हैं, जिन्हें लोग गुरुजी के नाम से जानते हैं। और इसी विरासत के दम पर वो जेएमएम के स्टूडेंट विंग से सीधे सत्ता के सेंटर तक पहुंचे। और उनकी पॉलिटिकल पकड़ कितनी मजबूत है, जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 4। हेमंत सोरेन 1 या 2 बार नहीं बल्कि 4 अलग अलग बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। उनका सत्ता तक पहुंचने का सफर बहुत तेज और काफी प्रभावशाली रहा है। राज्यसभा मेंबर, फिर डिप्टी सीएम, फिर सीएम, फिर लीडर ऑफ ओपोजिशन और फिर से सीएम। उन्होंने हर रोल में अपनी छाप छोड़ी है। और अब आते हैं कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर, साल 2024, जब सत्ता की बिसात पर कुछ ऐसी चालें चली गईं कि सब के सब हैरान रह गए। ये टाइमलाइन 2024 के पूरे पॉलिटिकल बवंडर को एक साथ दिखाती है। जरा ध्यान से देखिए। साल शुरू होता है जनवरी में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और इस्तीफे से। फिर फरवरी में उनके वफादार माने जाने वाले चंपई सोरेन उनकी जगह ले लेते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट आता है जुलाई में, जब चंपई अचानक इस्तीफा देते हैं और अगले ही दिन, जी हां, सिर्फ अगले ही दिन हेमंत सोरेन की मुख्यमंत्री के तौर पर वापसी हो जाती है। ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। अगस्त में चंपई पाला बदलकर विपक्ष यानी बीजेपी में चले जाते हैं। और साल का अंत होता है नवंबर में, जब हेमंत सोरेन चुनाव जीतकर चौथी बार मुख्यमंत्री बनते हैं। सच कहूं तो किसी पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है ये सब। इस पूरी कहानी का जो टर्निंग पॉइंट था ना, वो था 3 जुलाई, चंपई सोरेन का इस्तीफा। ऐसा लगता है कि ये एक सोची समझी रणनीति थी जिसने हेमंत सोरेन की वापसी का रास्ता साफ कर दिया। और सिर्फ 24 घंटे के अंदर 4 जुलाई को हेमंत सोरेन वापस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे। ये सब इतना तेजी से हुआ कि सब हैरान रह गए। ये दिखाता है कि पर्दे के पीछे पॉलिटिक्स कितनी तेजी से चल रही थी। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट बाकी था। 30 अगस्त को झारखंड टाइगर चंपई सोरेन जेएमएम छोड़कर विपक्षी पार्टी बीजेपी में शामिल हो गए। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूव था। इसके पीछे की वजह शायद सत्ता से हटने की नाराजगी हो या फिर कोई फ्यूचर पॉलिटिकल प्लान, ये तो वही जाने। तो इतनी सारी उथल-पुथल और पार्टी बदलने के बाद आज की तारीख में झारखंड की सत्ता आखिर है किसके हाथ में? चलिए अब की सिचुएशन को समझते हैं। ये जो कंपैरिजन है ना, ये पावर बैलेंस की पूरी कहानी बता देता है। एक तरफ हेमंत सोरेन जो 4 बार मुख्यमंत्री बने और दूसरी तरफ चंपई सोरेन जिनका कार्यकाल कुछ ही महीनों का रहा। इससे साफ पता चलता है कि असली कमान किसके हाथ में है। तो आज की सिचुएशन ये है कि हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर 2024 से अपना चौथा कार्यकाल शुरू कर दिया है। और तो और उनकी पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन भी अब एमएलए हैं। यानी सोरेन परिवार की पॉलिटिकल पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो गई है।